हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है उसके नॉमिनेशन पेपर यानी कि नामांकन पत्र को कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो जो भी प्रत्याशी, जो भी कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होगा उसके नामांकन पत्र को कम से कम 20 इलेक्टर्स द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स अन्य 20 निर्वाचकों द्वारा, ओके, यानी कि ए वाले जो 20 निर्वाचक हैं उनसे ए वाले 20 निर्वाचक अलग होंगे। अन्य 20 निर्वाचकों द्वारा इस नॉमिनेशन पेपर यानी कि इस नामांकन पत्र को समर्थन मिलना चाहिए, इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, तो जो उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी खड़ा होगा उसका जो नॉमिनेशन पेपर है यानी कि नामांकन पत्र है उसे कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। उसके बाद अन्य 20 निर्वाचकों द्वारा, यानी कि ए वाले 20 निर्वाचक इन वाले 20 निर्वाचक से अलग होंगे। अन्य 20 निर्वाचकों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उसको अन्य 20 निर्वाचकों द्वारा सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, आइए हम भारत के उपराष्ट्रपति की ओथ यानी कि शपथ के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ओके, तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ओथ यानी कि शपथ दिलाई जाती है। और फ्रेंड्स, यदि भारत के राष्ट्रपति ना हो तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कोई और अधिकारी, कोई और ऑफिसर भी भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। ओके, तो या तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी या फिर किसी अन्य अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन ये जो अधिकारी है, ये जो ऑफिसर है, ये भी राष्ट्रपति के बिहाफ में, ये भी भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ओके, तो भारत के उपराष्ट्रपति को या तो भारत के राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाएंगे या फिर भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपॉइंट किया हुआ, भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई अधिकारी उनकी ओर से शपथ दिलाएगा। ओके, तो ये जो अधिकारी है, यदि ये भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो इस अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और ये भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को या तो भारत के राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाते हैं या फिर कोई अन्य अधिकारी राष्ट्रपति की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। और इस अधिकारी को नियुक्त किसने किया होगा शपथ दिलाने के लिए? भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ कहां दी हुई है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ शेड्यूल 3 यानी कि अनुसूची 3 में दी हुई है। तो यदि आप भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अनुसूची 3 खोलिए और उसमें आपको भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ मिल जाएगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम भारत के उपराष्ट्रपति के टेन्योर यानी कि कार्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो टेन्योर या कार्यकाल का क्या अर्थ होता है कि जिस किसी व्यक्ति ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद धारण किया है वो व्यक्ति कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद को धारण किए रहेगा। ओके, तो जिस किसी व्यक्ति ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद धारण किया है वो कितने समय तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। सो फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 5 इयर्स। तो जिस तारीख से व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में ज्वाइन करता है वो अगले 5 साल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और यदि कोई व्यक्ति 5 साल से पहले भी इस पद को छोड़ना चाहता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति के पद को धारण किया है, यदि वो व्यक्ति 5 साल पूरे होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद को छोड़ना चाहता है तो वो भारत के राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी कि अपना इस्तीफा सौंप सकता है। भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। सो फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद धारण किया हुआ है, यदि वो 5 वर्ष की अवधि से पहले अपने पद को छोड़ना चाहता है
तो वो रिजाइन कर सकता है, यानी कि वो भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा छोड़कर पद को छोड़ सकता है। ओके, यानी कि जब वो भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेगा तो उसके बाद वो उपराष्ट्रपति के पद से मुक्त हो जाएगा। ओके, उसके बाद वो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम भारत के उपराष्ट्रपति के रिमूवल के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ओके, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, यानी कि रिजोल्यूशन है या फिर प्रपोजल है, उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है उसे संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत के उपराष्ट्रपति का मेन कार्य राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य करना है। ओके, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो रिजोल्यूशन है या फिर जो प्रपोजल है, उसे भी राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, इस प्रस्ताव को यानी कि इस रिजोल्यूशन को राज्यसभा में पेश करने के लिए कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि जब 50 राज्यसभा के सदस्य इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देंगे तभी इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, अन्यथा इसे पेश नहीं किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस बात को कहां दिया हुआ है कि कम से कम 50 राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को जब पेश करेंगे तभी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो इस बात को कहां दिया हुआ है कि कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों को इस प्रस्ताव को पेश करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये बात भारत के संविधान में नहीं लिखी है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि ये बात भारत के संविधान में नहीं दी हुई है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों को पेश करना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये बात दी कहां हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि इस बात को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यानी कि संसदीय कार्यवाही में दिया हुआ है। यानी कि संसद में कैसे काम किया जाता है, संसद में कैसे कार्यवाही चलती है, तो इस बात को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर एक कंडीशन है, यानी कि यहां पर एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश करने से पहले उपराष्ट्रपति को एक नोटिस देना होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को एक सूचना देनी होगी। तो नोटिस का क्या अर्थ है? नोटिस का अर्थ है सूचना। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को एक सूचना देनी होगी, और ये सूचना इस बारे में होगी कि राज्यसभा में आपको हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाना है। ओके, और उपराष्ट्रपति को यह सूचना देने के कम से कम 14 दिन बाद, यानी कि मान के चलिए उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी गई और सूचना देने के बाद 14 दिन बीत गए, तो उपराष्ट्रपति को सूचना देने के कम से कम 14 दिन बाद ही इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आपको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाना है। उसके बाद जब 14 दिन बीत जाए, उसके बाद इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश करने के लिए कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि 14 दिन बीत गए और इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया गया, तो जब इस रिजोल्यूशन को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि इस प्रस्ताव को लोकसभा नहीं, जब इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया गया, यानी कि जब इस रिजोल्यूशन को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, तो अब क्या होगा? अब इस रिजोल्यूशन पर वोटिंग होगी, यानी कि इस पर अब क्या होगा? मतदान होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मेंबर्स के पास दो चॉइस होंगी। पहली चॉइस ये होगी कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करें यानी कि इसका सपोर्ट करें, और दूसरी चॉइस ये होगी कि वो इस प्रस्ताव का विरोध करें यानी कि इस प्रस्ताव को अपोज करें। सो फ्रेंड्स, जो भी राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटाना चाहते होंगे, जो इस बात के पक्षधर होंगे कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए, वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और जो राज्यसभा सदस्य
उपराष्ट्रपति को हटाना नहीं चाहते होंगे वो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब फ्रेंड्स, अब ये सवाल उठता है कि राज्यसभा में वोटिंग तो हो गई, राज्यसभा में मतदान तो हो गया, लेकिन राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पास होने के लिए कितनी मेजॉरिटी की नीड है, राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव को पास करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। सो उपराष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पास करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी या फिर प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स, इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत का क्या मतलब होता है? तो शुरुआती कक्षाओं में मैंने आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत का अर्थ बहुत अच्छे से समझाया था और आज मैं पुनः इसको आपको समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत का अर्थ होता है मोर देन 50% ऑफ, ठीक है, किसके 50% से ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस मतलब कि सदन की कुल सदस्य संख्या, ओके, सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति, ओके। तो प्रभावी बहुमत का क्या मतलब होता है? प्रभावी बहुमत का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस माइनस वैकेंसीज इन द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज इन द हाउस। तो प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है, उसके बाद हमें यह देखना है कि सदन में कितनी रिक्तियां हैं। तो रिक्तियों से क्या मतलब है? रिक्तियों से मतलब है कि सदन में कितनी सीट जो है वो खाली हो चुकी हैं। अब सदन में सीट कैसे खाली होंगी? तो सदन में सीट ऐसे खाली होंगी कि यदि कोई सदन का जो सदस्य है यदि वो मर जाए यानी कि उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो रिजाइन कर दे यानी कि वो इस्तीफा दे दे, या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए यानी कि उसको हटा दिया जाए, ओके। तो 3 तरीके से रिक्ति हो सकती है, या तो कोई सदन का सदस्य मर जाए, या फिर उसको हटा दिया जाए, या फिर वो इस्तीफा दे दे। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में क्या होगा कि सदन में एक जो सीट है वो खाली हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है, यानी कि टोटल मेंबरशिप कितनी है। उसके बाद ये देखना है कि सदन में कितनी रिक्तियां हैं, यानी कितनी वैकेंसीज हैं, और हम कुल सदस्य संख्या से रिक्तियों को माइनस कर देंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि राज्यसभा में 5 वैकेंसीज यानी कि 5 रिक्तियां हो जाती हैं। अब इन 5 में से कोई व्यक्ति मर गया, किसी को हटा दिया गया, किसी ने रिजाइन कर दिया। तो जब हम 245 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 240। अब हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है? 240 का 50% निकालना है। तो 240 का 50% कैसे निकालेंगे? तो हमें 240 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50/100 से। और जब हम 240 को 50/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 120। और अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बोला था कि हमें इस संख्या से अधिक चाहिए, तो 120 से अधिक संख्या कौन सी है? 121। तो 120 से अधिक संख्या कौन सी है? 121। यानी कि जब राज्यसभा में कम से कम 121 या उससे अधिक सदस्य, कम से कम 121 या उससे अधिक सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पास मान लिया जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, अब मान के चलिए कि 130 राज्यसभा सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और ये जो प्रस्ताव है वो पास हो गया। अब आगे क्या होगा देखते हैं। अब फ्रेंड्स, एक बार इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पास कर दिया गया तो अब इस प्रस्ताव को राज्यसभा से लोकसभा के पास भेज दिया जाएगा। तो अब इस प्रस्ताव को कहां भेज दिया जाएगा? अब इस प्रस्ताव को लोकसभा के पास भेज दिया जाएगा। अब लोकसभा में क्या होगा? तो अब लोकसभा में भी वोटिंग होगी, यानी कि लोकसभा में भी वोट दिए जाएंगे। और यहां पर भी पिछली बार की तरह हर लोकसभा सदस्य के पास 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि कुछ लोकसभा सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और कुछ लोकसभा सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, यानी कि कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ अपोज करेंगे। तो जो लोकसभा सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे वो इस बात का समर्थन करेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए, और जो
इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे वो इस बात का समर्थन करेंगे कि उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाए। ओके, तो अब देखते हैं, अब शुरू होगी वोटिंग। सो फ्रेंड्स, अब जब वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अब हमें बहुमत की आवश्यकता होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति को लोकसभा में हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा में हटाने के लिए कितने बहुमत या कितनी मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को लोकसभा में हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा में हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव को पास करने के लिए साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अब सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत क्या होता है, तो इसे भी मैंने आपको शुरुआती कक्षाओं में समझाया था, लेकिन आज मैं पुनः इसे आपको समझाता हूं। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है मोर देन 50%, ओके, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस बात का अर्थ है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक। तो ये बात कुछ विद्यार्थियों को अभी समझ में नहीं आ रही होगी, तो इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में मेंबर्स कितने होते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं। तो लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 543। ओके, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 543। अब मान के चलिए फ्रेंड्स, जिस दिन उपराष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, मतदान किया जाना था, उस दिन 43 सदस्य जो थे, 43 मेंबर्स जो थे, वो एब्सेंट हो गए यानी कि वो अनुपस्थित थे, वो उस दिन सदन में नहीं आए थे। तो अब कितने सदस्य कुल उपस्थित थे? तो आप कहेंगे कि सर केवल 500 सदस्य ऐसे थे जो प्रेजेंट थे, यानी कि जो उपस्थित थे। तो कितने सदस्य उपस्थित थे? केवल 500 सदस्य उपस्थित थे। अब फ्रेंड्स, इस 500 सदस्य में से मान लीजिए 60 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम वोट नहीं देंगे, हम उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए वोट देंगे ही नहीं। ओके, तो ये लोग बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए। तो इनमें से 60 सदस्यों ने डिसाइड किया कि हम वोट नहीं देंगे। तो कुल कितने सदस्य बचे? अब कुल बचे हैं 440 सदस्य। अब फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 440 सदस्य हैं, ये उपस्थित भी हैं और ये मतदान भी कर रहे हैं। तो ये 440 सदस्य उपस्थित भी हैं और ये मतदान भी कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट भी हैं और ये वोट भी दे रहे हैं। तो इस सदस्य संख्या को कहते हैं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य, यानी कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% कैलकुलेट करना होगा। तो अब हमें क्या करना है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 50% कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम इस संख्या को 50/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम सारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 220। ओके, जब हम सारा कैलकुलेशन करेंगे, 440 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 220। और फ्रेंड्स, हमें साधारण बहुमत के लिए इससे बड़ी संख्या चाहिए। तो इससे बड़ी संख्या कितनी है? 221। यानी कि जब लोकसभा में कम से कम 221 या उससे अधिक सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे, इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, तो यह प्रस्ताव पास हो जाएगा और उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने पद से रिमूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस। उसके बाद फ्रेंड्स, अब सवाल यह उठता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार यानी कि ग्राउंड कहां दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार नहीं दिया हुआ है। ओके, तो भारत के संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई भी आधार,
कोई भी ग्राउंड नहीं दिया हुआ है। तो यदि आपसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार ग्राउंड कहां दिया हुआ है और उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऑप्शन होता है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को टिक नहीं करना है। ओके, और भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार दिया कहां हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का ग्राउंड कहीं भी नहीं दिया हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो ये पूरी राज्यसभा की मर्जी है कि राज्यसभा किस बात पर, राज्यसभा किस आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाना चाहती है। लिखित में इस बात को कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यालय में वैकेंसी यानी कि रिक्ति के बारे में। तो वैकेंसी या रिक्ति का क्या अर्थ है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण किए हुए था, यदि वो व्यक्ति अब उस पद पर ना रहे, यानी सीधी भाषा में उपराष्ट्रपति की जो सीट है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं किए हुए हो। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। तो फ्रेंड्स मान के चलिए जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण किए हुए था, यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, ओके, यानी कि यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण किए हुए था, यदि उसकी मृत्यु हो जाए यानी कि उसकी डेथ हो जाए, तो डेफिनेटली सीधी सीधी बात है कि इस अवस्था में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा यानी कि खाली हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया था, उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाए, यानी कि उस व्यक्ति को उसके पद से रिमूव कर दिया जाए। और रिमूव कैसे किया जाएगा, उसकी प्रोसेस जस्ट मैंने अभी आपको समझाई है कि संसद द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो यदि उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया गया तो भी उसका पद जो है वो खाली हो जाएगा यानी कि रिमूव हो जाएगा। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वयं अब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना नहीं चाहता, इसलिए वो व्यक्ति रिजाइन कर दे, यानी कि वो अपना इस्तीफा दे दे। और वो इस्तीफा किसको सौंपेगा, इस्तीफा वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ऐसी अवस्था में भी उपराष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यदि उपराष्ट्रपति के पद में कोई रिक्ति होती है यानी कि कोई वैकेंसी होती है, तो इस अवस्था में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होगी कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वो नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि भारत के राष्ट्रपति के पद पर कोई रिक्ति होती है तो इस अवस्था में चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे, 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति में ऐसी कोई अवधि का जिक्र नहीं किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के केस में यदि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कोई रिक्ति होती है तो भारत निर्वाचन आयोग को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल, जैसे हम कहते हैं एसएप, तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी चुनाव कराना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स अगला सवाल ये उठता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति हो जाती है, यदि भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर रिक्ति हो जाती है, तो इस अवस्था में अब उपराष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा, तो इस अवस्था में अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो फ्रेंड्स इस बात का आंसर ये है कि चूंकि भारत का उपराष्ट्रपति का खुद कोई पर्सनल काम तो है नहीं, मतलब पर्सनल इन द सेंस कि भारत के उपराष्ट्रपति के पास कोई उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य तो है नहीं। यदि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर या वैकेंसी हो या एब्सेंसी हो, यानी कि अनुपस्थिति हो या रिक्ति हो, तो इन दोनों अवस्थाओं में भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और जनरल अवस्था में यानी कि सामान्य परिस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के मेन 2 कार्य होते हैं। तो जो सबसे पहला कार्य है वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, और दूसरा कार्य है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित हो या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो भारत के उपराष्ट्रपति का एज सच कोई कार्य नहीं होता।
इसलिए जब भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति होती है तो कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति है, इसलिए राज्यसभा के सभापति के पद पर भी रिक्ति होगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा के सभापति का पद धारण कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, इस बात का आंसर है कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, यानी कि जो वाइस चेयरमैन होता है राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन होता है, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, वो अब राज्यसभा के सभापति का पद धारण करता है। ओके, अब फ्रेंड्स आइए हम चर्चा करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी यानी कि वेतन के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति की क्या तनख्वाह होती है, यानी कि क्या सैलरी होती है। तो सबसे पहली चीज यह है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसकी सैलरी के बारे में, उसकी वेतन के बारे में संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति की वेतन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में संविधान में कोई भी जिक्र किया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति का कार्य या तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना है या फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है। सो फ्रेंड्स, सामान्यतः जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, यानी कि चेयरमैन राज्यसभा के रूप में कार्य करता है, तो उस समय उसकी जो वेतन है, यानी कि उसकी जो सैलरी है, उसके जो भत्ते हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन, भत्ते और सारी सुविधाएं प्राप्त करता है। यानी कि संविधान में जिस वेतन, भत्ते और सुविधाओं का जिक्र राज्यपति के सभापति के लिए किया गया है, राज्यसभा के सभापति के लिए किया गया है, वो सभी वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को मिलते हैं। और राज्यसभा के सभापति की जो वेतन है वो कहां दी गई है? तो वो संविधान की दूसरी अनुसूची यानी कि सेकंड शेड्यूल में दी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उस समय जो वेतन भारत के राष्ट्रपति के लिए तय है, जो सुविधाएं भारत के राष्ट्रपति के लिए तय हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए जो भी वेतन, सुविधाएं, भत्ते तय किए गए हैं, वो सभी वेतन भत्ते भारत के उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? तो इस बात का यह मतलब हुआ कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए अलग से कोई वेतन या सुविधाओं का जिक्र नहीं किया है। जब वो सभापति के रूप में कार्य करेगा राज्यसभा के, तो उसे उसके वेतन भत्ते मिलेंगे, और जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे भारत के राष्ट्रपति के लिए नियत किए गए वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा भारत के उपराष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में अगले नए टॉपिक के साथ अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस चैनल के बारे में कम से कम ऐसे 10 लोगों को बताएं जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप लोग अभी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करेंगे तभी यूट्यूब आपको रेगुलरली अपडेट भेजेगा क्लास का। फ्रेंड्स, नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग prashant-ias.blogspot.com से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।